हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग दास जालोर बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि 5 मुख्य रूप से ऐसे दाब होते हैं जो कोशिकाओं के अंदर उत्पन्न होते हैं। चलिए जानते हैं किस प्रकार से कोशिकाओं के अंदर दाब उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले स्फीति दाब और भित्ति दाब को समझ लेते हैं कि किस प्रकार से कोशिकाओं में स्फीति दाब और भित्ति दाब उत्पन्न होता है। स्फीति दाब को हम टीपी यानी टर्गर प्रेशर के नाम से भी जानते हैं और भित्ति दाब को हम डब्ल्यूपी यानी वॉल प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से कोशिकाओं के अंदर टीपी तथा डब्ल्यूपी उत्पन्न होता है। मान लीजिए कि ये कोई पात्र है और इसके अंदर जल भरा हुआ है और इसके अंदर मैंने किसी पादप कोशिका को रख दिया है। तो पादप कोशिका के अंदर एक तो कोशिका झिल्ली होती है, इसके साथ ही इसके अंदर क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक पादप कोशिका लेते हैं और इस पादप कोशिका को हम जल के अंदर रख देते हैं। ये मैंने पादप कोशिका ली और इसको मैंने जल के अंदर रख दिया। और जैसा कि आप परासरण की क्रिया पढ़ चुके हो, जो जल होता है वो धीरे धीरे करके कोशिकाओं के अंदर क्या करने लग जाएगा, प्रवेश करने लग जाता है। और जैसे ही ये जल कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है और वृद्धि करने के कारण से जो कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, मतलब ये वाली जो लेयरिंग पाई जाती है, वो लगातार कोशिका भित्ति के ऊपर एक दबाव लगाती है और लगातार वह कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव लगाती रहती है। इस प्रकार का जो दबाव होता है, यह जो दाब होता है, उसी को हम स्फीति दाब के नाम से जानते हैं। यानी कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति के ऊपर लगाए जाने वाला जो दाब होता है, इसे हम स्फीति दाब के नाम से जानते हैं। इसी के साथ ही जब कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति के ऊपर दाब लगाती है तो कोशिका भित्ति भी कोशिका झिल्ली के ऊपर क्या लगाती है, दाब लगाती है, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, मतलब बाहर से अंदर की ओर कोशिका भित्ति के द्वारा कोशिका झिल्ली के ऊपर क्या लगता है, एक दाब लगता है और उस दाब को हम डब्ल्यूपी यानी वॉल प्रेशर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से कोशिका के अंदर स्फीति दाब और भित्ति दाब क्या करते हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा के अंदर कार्य करते रहते हैं। और डब्ल्यूपी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पादप कोशिकाओं के अंदर जब जल प्रवेश करता है तो डब्ल्यूपी उस कोशिका को फटने से क्या करता है, रोकता है। तो क्या जंतु कोशिका के साथ में भी ऐसा ही होगा? मान लीजिए कोई जंतु कोशिका है तो उसमें केवल और केवल कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है। जब इसको जल के अंदर हम रख देते हैं, जंतु कोशिका को हमने किसमें रख दिया, जल के अंदर रख दिया, तो ये जो जल होता है वो किसके अंदर प्रवेश करता रहेगा, कोशिका के अंदर प्रवेश करता रहेगा और कोशिका झिल्ली लगातार क्या होती रहेगी, फैलती रहेगी। एक कंडीशन ऐसी आती है जिसके कारण से यह जो झिल्ली होती है वो क्या हो जाएगी, फट जाएगी, जिसके कारण से जो कोशिका होती है वो भी क्या हो जाती है, फट जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पादप कोशिका होती है उसके अंदर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वह कोशिका को फटने से बचाती है। क्यों? क्योंकि कोशिका भित्ति के द्वारा डब्ल्यूपी यानी भित्ति दाब का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। जबकि जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती तो उसके अंदर डब्ल्यूपी का निर्माण नहीं हो पाता, जिसके कारण से कोशिका फटने की संभावना उसके अंदर अधिक रहती है। इस प्रकार से टीपी तथा डब्ल्यूपी क्या करता है, कार्य करता है। नेक्स्ट तीसरा जो प्रेशर आ रहा है उस प्रेशर का नाम है परासरण दाब, जिसे हम ओपी कहते हैं। तीसरा जो प्रेशर आ रहा है उस प्रेशर का नाम है परासरण दाब, ओपी। ओपी का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को मापने के लिए एक ऑस्मोमीटर आता है। इस समय आपके सामने एक पिक्चर आ रही होगी जिसके अंदर मैंने आपको किस प्रकार से ऑस्मोमीटर होता है वो बताया है। चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से परासरण दाब कार्य करता है। इसकी अगर आप सिंपल लैंग्वेज अगर परिभाषा याद करना चाहते हो, एक सिंपल सी परिभाषा, परासरण दाब ऐसा दाब जो परासरण की क्रिया को होने से क्या करता है, रोकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। किस प्रकार से कार्य करता है, मान लीजिए कोई कोशिका है
और इस कोशिका को हमने किसके अंदर रख दिया, शुगर सॉल्यूशन के अंदर रख दिया। कोशिका और इस कोशिका को हमने किसके अंदर रख दिया, शुगर सॉल्यूशन के अंदर रख दिया। तो जैसा कि आप जानते हो अब इसके अंदर परासरण की क्रिया होगी। परासरण की क्रिया के अंदर से जो कोशिका के अंदर उपस्थित जो जल होता है वो कहाँ निकलने की कोशिश करता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो जल के अणुओं को बाहर निकलने से रोकने के लिए जो कोशिका के अंदर प्रेशर उत्पन्न होता है, जो जल के अणुओं को बाहर जाने से क्या कर रहा है, रोक रहा है, उसी प्रेशर को हम किस नाम से जानते हैं, परासरण दाब के नाम से जानते हैं या ओपी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो चौथा प्रेशर आ रहा है उसका नाम है विसरण दाब। नेक्स्ट जो चौथा प्रेशर आ रहा है उसका नाम है विसरण दाब। इसे हम डीपी के नाम से भी जानते हैं। किस प्रकार से ये कार्य करता है चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप मान लीजिए एक तंत्र ये रहा और इस तंत्र के अंदर बीज के अंदर एक कोशिका झिल्ली उपस्थित है और एक भाग ये हो गया ए वाला और दूसरा भाग बी वाला हो गया। ए वाले भाग के अंदर केवल और केवल जल भरा हुआ है। ए वाले भाग के अंदर केवल और केवल क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। और बी वाले भाग के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी विलयन उपस्थित हो सकता है। आप शुगर सॉल्यूशन भी मान सकते हो कि इसके अंदर शक्कर का विलयन भरा हुआ है। ठीक है, व्यवस्था कर दी है मैंने। प्रयोग किस प्रकार से हो सकता है, एक तंत्र है जिसके अंदर बीज के अंदर कोशिका झिल्ली है, एक तरफ जल है और दूसरी तरफ क्या है, शक्कर का विलयन है। अब विसरण दाब हम किसे कहते हैं? विसरण दाब के अंदर विसरित होने वाले जल के अणु जब एक परत के ऊपर आकर रुकते हैं और उस पर क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विसरण दाब बोलते हैं। कैसे? जैसे कि इस तंत्र के अंदर केवल और केवल जल है और इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन है। आपने परासरण की क्रिया पढ़ी है तो जल के अणु कहाँ की तरफ गमन करेंगे, ए से लेकर बी की तरफ क्या करते हैं, गमन करते हैं। और गमन करने की इस क्रिया के अंदर वह कोशिका झिल्ली के ऊपर आते हैं और कोशिका झिल्ली के ऊपर आने के बाद में उस पर क्या लगाते हैं, दबाव क्रिएट करते हैं। दबाव जो क्रिएट होता है इसी दबाव को हम किस नाम से जानते हैं, विसरण दाब, डीपी के नाम से उसको हम जानते हैं। इस प्रकार से एक कॉमन आपको चीज पता होनी चाहिए कि जहां पर जल की सांद्रता क्या होगी, अधिक होती है, वहां पर डीपी का जो मान होता है वो भी क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, और जहां पर जल की सांद्रता क्या होती है, कम होती है, वहां पर डीपी का मान भी क्या होता है, कम होता है। कह सकते हैं जल की सांद्रता अधिक तो डीपी का मान भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और जल की सांद्रता अगर कम है तो डीपी का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। मान लीजिए एग्जाम के अंदर आपके सवाल आ जाए और सवाल के अंदर क्लियर लिखा हुआ हो कि दो कोशिकाएं हैं, कोशिका ए और कोशिका बी। कोशिका ए के अंदर डीपी का मान अधिक है तथा दूसरी कोशिका बी के अंदर डीपी का मान कम है, तो बताइए कि जल का प्रवाह कौन सी दिशा में होगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि डीपी का मान अधिक होने का मतलब है कि इसके अंदर जल की मात्रा क्या है, अधिक है, और डीपी का मान कम होने का मतलब है कि यहाँ पर जल की मात्रा क्या है, कम है। और आप जानते हो कि जहां पर जल की सांद्रता अधिक होती है तो जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करता रहेगा, लगातार गति करता रहेगा। इस प्रकार से जो जल होता है वह कोशिका ए से लेकर कोशिका बी में क्या करता है, गमन करता है। इस प्रकार कोशिकाओं में डीपी का जो मान होता है वह जल प्रवाह के लिए क्या रहता है, महत्वपूर्ण रहता है। इसी के साथ ही और पांचवा जो हमारा प्रेशर आ रहा है उसका नाम है विसरण दाब न्यूनता, जिसे हम डीपीडी के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम चूषण दाब भी कहते हैं, एसपी सक्शन प्रेशर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। विसरण दाब न्यूनता होती क्या है? विसरण दाब अगर आपको समझ में आ गया है तो विसरण दाब न्यूनता भी इसी से जुड़ा हुआ भाग होता है। विसरण दाब, अगर विसरण दाब के अंदर एक सिंपल सी पॉइंट मैंने आपको बताया कि जल की मात्रा अगर अधिक है तो विसरण दाब भी क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन जब
विसरण दाब अधिक है और उसी के अंदर किसी विलेय पदार्थ को मिला दिया जाए, यानी अगर शुद्ध जल के अंदर अगर किसी विलेय पदार्थ को मिला दिया जाए, विलेय पदार्थ का मतलब मान लीजिए इसके अंदर आप कुछ शक्कर मिला दीजिए, शक्कर या फिर नमक मिला सकते हैं। तो अगर आपने इसके अंदर कोई विलेय पदार्थ मिलाया है तो धीरे धीरे इसके अंदर जो विसरण दाब है वो क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। इस प्रकार से विसरण दाब के अंदर जो कमी आती है उसे ही हम विसरण दाब न्यूनता के नाम से जानते हैं। और विसरण दाब न्यूनता होती है वो महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि पादपों के अंदर जो जल का प्रवाह होता है, यानी जड़ों के द्वारा जो जल ग्रहण किया जाता है और एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर जो जल ट्रेवल करता है, उसके लिए विसरण दाब न्यूनता एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। कैसे, चलिए जानते हैं। देखिए, जल गति, जल का अवशोषण करने में विसरण दाब न्यूनता एक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में कार्य करता है। किस प्रकार से, मान लीजिए यह मूल रोम है या जड़ का भाग और यह इसकी कोशिका है, ठीक है, और बाहर किसकी सांद्रता अधिक है, जल की सांद्रता अधिक है, तो ये जल कौन सी कोशिका में, पहली वाली कोशिका में प्रवेश कर जाएगा। और जैसे ही ये इस कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा तो इसके अंदर किसकी मात्रा या किसकी सांद्रता बढ़ जाएगी, जल की सांद्रता बढ़ जाएगी। और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि अगर जल की सांद्रता बढ़ती है तो इसके साथ साथ जो डीपी का मान होता है वह भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और पास वाली कोशिका में चूंकि जल की सांद्रता कम है या डीपी का मान यहाँ पर क्या है, कम है, तो धीरे धीरे जो जल होता है वह अपनी अधिक डीपी से कम डीपी की ओर क्या कर जाता है, गमन करने लग जाता है। इस प्रकार लगातार यह जल आगे से आगे क्या करता रहेगा, गति करता रहेगा। इसलिए विसरण दाब जो न्यूनता होती है उसे हम चूषण दाब भी कहते हैं, सक्शन प्रेशर भी कहते हैं, जिसके द्वारा जो जड़ें होती है वो जड़ का क्या, जल का क्या करती है, अवशोषण करती है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आ रहा है वो इसी प्रेशर से कुछ रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है विभिन्न दाबों के अंदर संबंध, यानी जितने भी ये दाब पड़े हैं उसमें से कुछ दाबों के बीच में हम थोड़ा सा संबंध क्या हो सकता है वो डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। पहला जो इसके अंदर संबंध देखने को मिलता है वह ये होता है, फर्स्ट वो ये होता है कि जो ओपी का मान होता है उसका जो अंतर होता है किसके मुकाबले, टीपी के मुकाबले, वह बराबर होता है किसके, डीपीडी के, डीपीडी के। यानी ओपी तथा टीपी का जो अंतर होता है वह डीपीडी के क्या होता है, बराबर होता है। पहला संबंध तो ये स्थापित हो गया। दूसरा संबंध स्थापित होता है कि किसी कारण से अगर टीपी क्या हो जाए, शून्य हो जाए, किसी कारण से टीपी क्या हो जाए, शून्य हो जाता है, तो डीपीडी ओपी के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, दूसरा संबंध ये हो गया। तीसरा और इंपॉर्टेंट संबंध ये देखने को मिलता है कि किसी कारण से अगर टीपी का मान क्या होता रहे, बढ़ता रहे, किसी कारण से अगर टीपी का मान क्या होता रहे, बढ़ता रहे, तो डीपीडी का जो मान होता है वो क्या होते लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। और एक स्थिति ऐसी बनती है जहां पर डीपीडी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर ओपी बराबर क्या होता है, टीपी होता है। इस प्रकार जो कोशिकाओं के अंदर कुछ प्रसारण के कारण से प्रेशर उत्पन्न होते हैं उनके मध्य कुछ आपस में संबंध भी पाए जाते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो नोट्स वगैरह थे वो मैंने पहले ही आपके ग्रुप के अंदर सेंड कर दिए हैं। फिर भी टॉपिक से रिलेटेड किसी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दे दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।